एक बड़ा हादसा सामने आया। स्कूल की छत पर मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से स्कूल की छत टूटकर नीचे गिर गई और इस हादसे में छत के मलबे के नीचे करीब 10 बच्चे दब गए। स्टाफ ने बच्चों को तुरंत मलबे से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक ये एक प्राइवेट स्कूल था जिसके साथ ही इमारत बन रही थी, लेकिन ये इमारत की जो दीवार है ये अचानक गिर जाती है छत के ऊपर और छत भर भराकर गिरती है। उस वक्त स्कूल में बच्चे मौजूद थे और वो उस मलबे में दब जाते हैं। गंभीर मामला है और 4 बच्चों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। तो काफ़ी गंभीर ये विषय है कि एक इमारत बन रही है आपके बगल में और उसकी दीवार गिर जाती। ये सर ये कह रहे पीछे मकान बन रहा है, उसकी छत दीवार गिरी है स्कूल की छत पे। तो उसको मकान मालिक को जिसका मकान बन रहा है उसको पता चला है, वो ताला लगा के फरार हो गया। ये सर और जो जिन्होंने देखा है ना उन्होंने बताया। इसमें शिकायत दी है। मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से ये दीवार गिरती है, कोई जानकारी इसको लेकर सामने आई? और जो बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं उनकी हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाना इलाके की पूरी घटना है। भरत कॉलोनी पड़ती है, जहां पर कि 35 फुट रोड पर ये एक हंस मेमोरियल पब्लिक स्कूल है जो कि बताया जा रहा है। और इसी स्कूल में डेली रूटीन की तरह जो है वो क्लासेस चल रही थी, तभी जो है वो एकाएक एक धड़ाम सी आवाज आती है, स्कूल की छत जो है वो ढह जाती है। कारण इसका जब देखते हैं टीचर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, उसको जो है वो बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। कारण इसका निकल करके सामने आया कि बराबर में एक मकान बन रहा था जिसकी मंजिल जो है वो ऊपर की ओर बढ़ाई जा रही थी, तभी जो है वो किन कारणों के चलते एकाएक जो है वो दीवार गिर जाती है और दीवार गिरने के कारण जो है वो स्कूल की छत जो है वो टूट जाती है, जिससे कि बच्चे लगभग 1 दर्जन के आसपास जो बच्चे हैं वो इस छत के नीचे जो है दब जाते हैं। प्राइमरी स्कूल के तमाम बच्चे बताए जा रहे हैं, 6 से 7 साल की उम्र बताई जा रही है, जिसमें से कि 4 बच्चे जो है वो काफी गंभीर चोटें उनको आती हैं, जिनका अभी भी स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। गनीमत ये रही कि अभी तमाम बच्चे जो है वो सकुशल हैं, ऐसी खतरे से जो है वो फिलहाल वो बच्चे बाहर हैं। लेकिन इसके साथ जो है वो कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बिना सुरक्षा मापदंडों के तहत जो है वो ये बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही थी, जिसके चलते हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस जो है वो जो घायल बच्चे हैं उनके परिजनों के बयानों के आधार पर जो है वो आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। कुलदीप जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल। तो फिलहाल जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है, जांच जारी है, उसके बाद ही सारा मामला साफ हो पाएगा कि आखिर दीवार गिरने के पीछे वजह क्या थी। और अब जिक्र करेंगे हिसार का। हिसार के बरवाला स्थित बहुचर्चित सतलोक आश्रम प्रकरण में आरोपी रामपाल को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। देशद्रोह समेत गंभीर मामलों की सुनवाई कर रही अदालत ने रामपाल को आगामी सभी पेशियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था, लंबी दूरी और कानून व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए यह फैसला सुनाया। हालांकि अदालत ने साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर रामपाल को व्यक्तिगत रूप से भी पेश होना होगा। गौरतलब है कि साल 2014 में सतलोक आश्रम में पुलिस कार्रवाई के दौरान भारी हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। रामपाल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 10 अप्रैल 2026 को हिसार की सेंट्रल जेल से रामपाल जो है बाहर आए थे। और अब जिक्र करेंगे पिंजौर का, जहां वासुदेवपुरा क्षेत्र में गोकुल वेलफेयर सोसाइटी के पीछे जंगल में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जंगल से उठती लपटें देखी और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर दमकल विभाग भी पहुंचा और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग को बुझाने के कार्य में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। आग तेजी से रिहायशी इलाके की ओर बढ़ रही थी, लेकिन समय पर कार्रवाई होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। रात की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अभी हमें
करीब 5:30 बजे सूचना मिली थी। जो वासुदेवपुरा कॉलोनी है उसके पीछे कुछ जंगल है और उसमें आग लगी हुई है। जो सूचना पाकर हमारी ERV 526 की जो गाड़ी है वो यहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके समय पर बुला लिया और आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण कुछ पता नहीं लगा है, जांच करेंगे। तो जैसे कुछ जानवर के तो कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ जानवर की जान गई हो, कुछ ऐसा नहीं। ऐसा यहाँ कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं है, केवल जंगल में लगी है और जो काबू पा लिया है शांति। ठीक। क्या हुआ है, कैसे आग लगी पता है कुछ? अभी मेरा थोड़ी देर पहले फोन आया था कि नीचे जंगल में आग लगी है। तो फिर हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया। तो जब भी 112 नंबर आ गई तो फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, तो वो भी 15-20 मिनट में आएगी। उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र के गांव शरीफगढ़ में 25 साल की महिला का शव संदेह स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम का संयुक्त एक्शन देखने को मिला, जिन्होंने अवैध गर्भपात और लिंग चयन से जुड़ी शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने निदा क्लिनिक सेंटर पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया। छापे के दौरान क्लिनिक संचालिका मौके से फरार हो गई, जबकि अंदर से गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, खून से सने कपड़े और अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ। मौके पर एक महिला भी मिली जिससे पूछताछ की गई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। एक जच्चा बच्चा केंद्र पर छापेमारी की गई है, किस नाम से चल रहा था और किस तरह से वहाँ पे जांच की गई, तो क्या कुछ कार्रवाई स्वास्थ्य द्वारा की गई? एक्चुअली क्या यहाँ पे अलीपुर के ग्राम में एक निदा हेल्थ केयर नाम से जच्चा बच्चा केंद्र था। हमें वहाँ से खबर आई कि वहाँ पे 4 महीने की एक लेडीज के गर्भपात कराया जा रहा है। तो हमने वहाँ फिर तुरंत पुलिस को संपर्क किया। पुलिस बाद में आई, लेकिन वहाँ हम जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पे जो संचालिका थी वो हमसे देखते हुए फरार हो गई। उसके बाद हम वहाँ पहुंचे, वहाँ पे अंदर एक लेडी लेटी हुई थी। लेडी से पूछा क्या हुआ है, ये बोले कि बच्चा हुआ है, बच्चा होने के बाद मर गया। वो बोले क्या हुआ, बोले लड़की हुई है। उसको हमने से पूछा कहाँ से थी, उसने हिरवाड़ी बताया शायद। उसके बाद फिर उन्होंने कोई जवाब, अपने कपड़े उठाए, वो भी निकल गए। उसके पुलिस आई, पुलिस के बाद हमें जो है कहते हैं अवैध गर्भपात में जो है FIR दर्ज कर दी है। एक पहले भी इनके खिलाफ FIR हुई थी लास्ट ईयर। चलिए अब हरियाणा से हिमाचल का रुख करते हैं। मनाली में इस वक्त पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। जिस तरह से भीषण गर्मी हरियाणा में देखने को मिल रही है, पंजाब में देखने को मिल रही है, थोड़ा सा मौसम सुहावना होने की वजह के चलते मनाली की तरफ पर्यटक जा रहे हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मनाली से रोहतांग पास की ओर जाने वाले मार्ग पर लंबी वाहनों की कतारें लगी नजर आई। वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे से होती हुई जिगजैग ये रोड है और इस पर ऊपर तक वाहन खड़े हुए हैं। जाम की समस्या पैदा हो गई। ट्रैफिक का ये वीडियो नजर आ रहा है, मनाली का है। रोहतांग दर्रा की तरफ ये सभी सैलानी जा रहे थे और जिस तरह ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हुई, लंबी कतारें वाहनों की लगती नजर आई, उससे पता चल रहा है कि कितने लोग हिमाचल की तरफ इस गर्मी के मौसम में रुख कर रहे हैं। तो इन सबके बीच मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर भी है। विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा एक बार फिर सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। अब देश विदेश से आने वाले पर्यटक मई जून में भी बर्फ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकेंगे। प्रशासन के मुताबिक गुलाबा बैरियर से आगे जाने वाले सभी वाहनों के लिए परमिट जो है वो अनिवार्य कर दिया है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार प्रतिदिन 800 पेट्रोल और 400 डीजल वाहनों को ही रोहतांग जाने की अनुमति मिलेगी। प्रशासन ने साफ किया है कि वाहनों की आवाजाही मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगी और पर्यटकों से भी सफाई बनाने की अपील की है। मेरे सहयोगी सचिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं मनाली से। सचिन, जिस तरह से अब दोबारा से रोहतांग दर्रा जो है वो खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए, किस तरह से इसे देखा जा रहा है और क्या पर्यटकों को करना होगा परमिट के लिए?
जी हाँ, देखिए विश्व विख्यात रोहतांग दर्रा जो हमेशा सर्दियों में जो बर्फ के कारण जो बंद रहता था वो अब जो है बहाल कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। ऐसे में जो सैलानी इन दिनों गर्मी से राहत पाने के लिए कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं तो वे अब विश्व विख्यात रोहतांग दर्रा में यहाँ पर जो है वो बर्फ के दीदार कर सकते हैं और यहाँ की ठंडी वादियों में कुछ पल जो है सुकून के बिता सकते हैं। देखिए हालांकि यहाँ के लिए जो है वाहनों की लिमिट जो है वो तय की गई, जिसमें 1200 वाहन यहाँ के लिए जो तय किए गए, जिसमें 800 पेट्रोल और 400 जो है वो डीजल वाहन जो यहाँ के लिए तय किए गए। हालांकि जितने भी वाहन जो ये रोहतांग जाने वाले इन सबके लिए जो है एक परमिट जो आधिकारिक वेबसाइट है कुल्लू प्रशासन की, वहां से ये परमिट जो है लिया जा सकता है और उसके बाद ही जो गुलाबा में जो चेक पोस्ट है वहां पर ये परमिट दिखाना आवश्यक है और उसके जब वहां पर ये परमिट दिखाया जाएगा तो उसके बाद ही गुलाबा से आगे जो है रोहतांग के लिए जो वाहनों को वहां से भेजा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्योंकि काफी संख्या में यानी कि हम ये कह सकते हैं हजारों की संख्या में मैदानी क्षेत्रों से सैलानी जो है वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में जो सैलानी रोहतांग पास नहीं जा पा रहे, जिनके पास परमिट नहीं है, तो वो उसके लिए वो सैलानी जो शिंकुला पास या बालाचला पास भी वो जा सकते हैं। यहाँ पर भी जो इन स्थानों पर भी जो काफी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में बर्फ है, तो ऐसे में ये सैलानी इन स्थानों में जाकर भी जो है बर्फ के दीदार जो है मई और जून के महीने में यहाँ पर जो कर सकते हैं। देखिए मनाली में इसमें जो है यहाँ का जो पर्यटन सीजन है गर्मियों का वो अपने पूरे यौवन पर इसमें यहाँ पर जो चल रहा है और भारी संख्या में सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ दिक्कतें भी यहाँ पे आ रही है, कुछ कई स्थानों पर ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद सैलानियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरह अगर मैं आज की बात करूँ तो आज वीकेंड है और आज भी काफी संख्या में सैलानी यहाँ पर जो है आ रहे हैं। इस साथ ही प्रशासन ने सभी लोगों से यहाँ पर जो है अपील भी की है कि जो भी सैलानी चाहे वो विश्व विख्यात रोहतांग दर्रा हो, बालाचला पास हो या फिर शिंकुला पास हो, जब इन पर्यटन स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो समस्या को लेकर किस तरह से देखा जा रहा है? ट्रैफिक की समस्या भी पैदा हो रही है जिस तरह से सैलानी पहुंच रहे हैं हिमाचल। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए ट्रैफिक की समस्या काफी गंभीर यहाँ पर होती जाए क्योंकि भारी संख्या में सैलानी जो है मैदानी क्षेत्रों से यहाँ का रुख कर रहे हैं और ऐसे में ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर जो पनप रही है जिस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए इसमें यहाँ पर जो चुनाव भी यहाँ पर चल रहे हैं तो ऐसे में अधिकतर जो पुलिसकर्मी है उनकी जो तैनाती जो इसमें चुनावों में की गई, तो ऐसे में ट्रैफिक की यहाँ पर समस्या जो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में प्रशासन ने जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा यहाँ पर सभी लोगों से, चाहे स्थानीय लोग हो या फिर पर्यटक हो, सभी से ये अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करे और खासकर जब वे कहीं पहाड़ों पर बिल्कुल और अपील की जा रही है ट्रैफिक को बनाकर रखने की, ट्रैफिक नियमों का पालन करने की, ताकि सैलानी जो पहुंच रहे हैं ना उन्हें कोई परेशानी हो ना वहां रहने वाले लोगों को परेशानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सचिन। तो हिमाचल में बदले मौसम के मिजाज के बाद अब जिक्र करेंगे महंगाई की आग का। आर्थिक संकट के बीच महंगाई का एक और झटका लगा है और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल 87 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 91 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। पिछले 9 दिनों में तीसरी बार कीमतें बढ़ी हैं और महंगाई का झटका एक बार फिर लोगों को लगा है। करीब 5 रुपए पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, वहीं डीजल की कीमतों में भी करीब 5 रुपए की ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो 9 दिनों में 5 रुपए ईंधन के दाम बढ़ चुके हैं और महंगाई की मार एक बार फिर जनता पर पड़ती नजर आ रही है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की चिंता और परेशानी दोनों बढ़ा दी है। करनाल में पेट्रोल करीब 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों पर लोगों में भी नाराजगी नजर आ रही है, लोगों में भी नाराजगी साफ देखी जा रही है। देखिए करनाल से मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग की ये रिपोर्ट। क्या कुछ कहेंगे सर, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं जी। पीछे जो बयानबाजी आई है कि पेट्रोल पे संकट बना हुआ है, अभी तक इस पे कोई क्लियर बिल्कुल वो चीज़ नहीं है कि हमारे देश पे कितना स्टॉक पड़ा है, आगे जाके कितने टाइम तक रहेगा, कितने टाइम में खत्म होगा। अब जो कह रहे हैं कि एनसीआर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां व्हीकल चलेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सस्पेंस क्रिएट है ना कि तो संयम से बरतने की जरूरत है इसे। अब रेट बढ़ रहे हैं, कोई चीज़ कम होगी उसके दिक्कत आएगी तो उसके रेट तो इंक्रीज होंगे ही। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, थोड़ा इस पे कंट्रोल करें अपनी तरफ से जितना हो सके। आप भी निभा रहे हैं जिम्मेदारी? बिल्कुल निभा रहे हैं जी, बिल्कुल निभा रहे हैं तमाम लोग। अंकल जी
पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, आप अनुभवी हैं, कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जेब पर भी असर पड़ता है? नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरी है, जैसे इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से तो बनता है। क्योंकि कच्चे तेल के दाम लगातार डबल के आसपास हो गए हैं, बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, सरकार को करना चाहिए उस हिसाब से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है उस पर कहीं ना कहीं हम अमल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं और करना चाहिए सबको। ऐसे हालात में मिलजुल के काम करें, सेविंग करें, ज़्यादा पेट्रोल को बचाएं, हमारी फॉरेन करेंसी बचे, हम अच्छे रहेंगे। शुक्रिया। तमाम लोगों की अपनी राय है। पेट्रोल आप देख सकते हैं 99 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर है, वहीं डीजल 97 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर के आसपास है। पिछले 10 दिनों के भीतर 3 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, सीएनजी के भी दाम बढ़े हैं और इसका सीधा असर माल ढुलाई पर, सब्जियों पर, बस के किराए पर, ऑटो के किराए पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।